So illustration 10th में we have to prepare the balance sheet of the Citibank Limited as on 31st March 2018. आपको दो balances clearly show किए गए हैं. लेफ्ट साइड पे आपका डेबिट बैलेंस है क्वेश्चन में एंड राइट साइड पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेबिट बैलेंस, यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है. डेबिट बैलेंस का मतलब अगर करंट अकाउंट है तो वो एडवांस दिया हुआ है बैंक ने, तो वो स्केड्यूल 9 में जाता है. क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट के स्केड्यूल के हिसाब से हम लिखेंगे. कैश क्रेडिट बैंक ने जो दिया है वो भी एडवांसेस हैं, स्केड्यूल 9 में जाएगा. कैश इन हैंड बैलेंस शीट में स्केड्यूल 6 के अंडर जाता है कैश सारा. कैश विद आरबीआई, क्योंकि ये बैंक का ही कैश है लेकिन वो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है तो वो भी स्केड्यूल 6 में बैलेंस शीट के पास जाता है. देन नेक्स्ट इज कैश विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल. ये दोनों चीजें दी हुई हैं. ये स्केड्यूल 7 के अंडर आता है जिसकी हेडिंग ही मनी एट कॉल होता है. जो कैश विद अदर बैंक्स है इसके लिए भी बैंक को नोटिफिकेशन देनी पड़ती है दूसरे बैंक को कि जब उनको पेमेंट रिक्वायर्ड है, इसीलिए स्केड्यूल 7 के अंडर लिखा जाता है बैलेंस शीट में. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड. ये बैंक की इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये स्केड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स के अंडर जाता है. देन नेक्स्ट इज प्रेमिसेस एट कॉस्ट. ये क्लियरली मेंशन है, ये कॉस्ट पे है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होनी है. तो हम नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे डेप्रिसिएशन सी प्रोवाइडेड है, तो हमने ये डेप्रिसिएशन माइनस करके, आई हैव रिटन हियर फॉर योर कन्वीनियंस, डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में ये फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, दोनों प्रेमिसेस भी और फर्नीचर भी. और इनकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट बताई हुई है, कई बार परसेंटेज बताई होती है तो आपको फिर वो कैलकुलेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज टर्म लोन. ये भी एडवांसेस हैं क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ये स्केड्यूल 9 में जाएंगे. एक चीज मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर योर नॉलेज कि टर्म लोन्स का मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और ये हमेशा सिक्योर्ड होते हैं. तो कितने सिक्योर्ड हैं और किस चीज से सिक्योर्ड हैं ये हमेशा आपको क्वेश्चन में बताया होगा. जैसे यहाँ पे नीचे बताया हुआ है 50% टर्म लोन्स आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड जो कैश क्रेडिट बैंक ने दिया है 10% उसका अनसिक्योर्ड है. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कैश क्रेडिट. ये जो कैश क्रेडिट दिया हुआ है इसका 10% अनसिक्योर्ड है, दैट मीन्स बाकी 90% सिक्योर्ड है. इसके अलावा कैश रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बैंक को रिक्वायर्ड है, उन्होंने मेंटेन करनी है. इसके लिए भी उन्होंने परसेंटेज बताई हुई कि कैश रिजर्व बैंक ने कितनी मेंटेन करनी है, 3% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड लिक्विड रिजर्व मेंटेन करना है 30% ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ये रिजर्व्स कितने मेंटेन करने हैं ये वर्किंग नोट्स में शो करने होते हैं बैंक के, बैलेंस शीट में नहीं आते क्योंकि बैलेंस शीट में वो आइटम्स जाती हैं जो स्केड्यूल के अंडर है. अब राइट साइड देखते हैं, क्रेडिट बैलेंस एक बार ही सारा पहले लिख लेते हैं कौन से स्केड्यूल के अंडर जाएंगे, फिर एक बार बैलेंस शीट देखेंगे. शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में स्केड्यूल 1 में जाता है. स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो है वह स्केड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर जाता है. नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये पिछले साल का नेट प्रॉफिट है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशन तो कंपलसरी होता है. 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व का मेंटेन होना ही होना है, 25% ऑफ नेट प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाना ही जाना है. तो इस नेट प्रॉफिट का 150 का 25% कैलकुलेट करके वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा और ये नेट प्रॉफिट फिर जाएगा करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में ऐड होकर. तो ये मैंने लिख दिया है ताकि याद रहे, क्योंकि ये वर्ड दिया है बिफोर एप्रोप्रिएशन इसीलिए हमने ये ट्रीटमेंट करनी है. अगर ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा होता फिर हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये करंट ईयर का है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में, ये कैरी फॉरवर्ड होना है, आई एम सॉरी, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा. देन क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस के अंडर दिया है फिक्स डिपॉजिट्स. ये बैंक को डिपॉजिट्स मिले हैं तो स्केड्यूल 3 में बैलेंस शीट में जाएगा डिपॉजिट्स के अंदर. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी स्केड्यूल 3 में बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स के अंडर शो होगा. करंट अकाउंट भी डिपॉजिट्स है स्केड्यूल 3. ये डिपॉजिट्स क्यों है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है. और ये एडवांसेस क्यों है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे देखी करंट अकाउंट इन कैश क्रेडिट. नेक्स्ट इज बिल पेएबल. बिल पेएबल ये बैंक की लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटी बैलेंस शीट में स्केड्यूल 5 में जाएगा. बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक ये स्केड्यूल 4 में जाएगा. एक बार नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट्स में, फिर उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे. बिल्स फॉर कलेक्शन ये एक सर्विस है जो बैंक देता है, तो ये एज फुटनोट शो किया जाता है, ये किसी स्केड्यूल में ऐड नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करता है कि अपने कस्टमर्स को वो बिल्स कलेक्ट करके देता है. एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट्स जो हैं ये अभी सिर्फ बिल्स एक्सेप्ट हुए हैं या एंडोर्स मींस आगे पास ऑन हुए हैं, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी स्केड्यूल 12 में आते हैं क्योंकि इसके कितने बिल
एक्चुअल में रियलाइज होंगे, कितनी हम एक्सेप्टेंस पे पैसे मिल जाएंगे और कितने आगे चले जाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं होता, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। देन क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, इस वर्ड से भी पता लग रहा है नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, अभी इसको डेब्ट नहीं माना गया, तो ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट अराइज, तो ये बैलेंस शीट में दोनों चीजें शेड्यूल 12 के अंडर आएंगी। डेप्रिसिएशन हम पॉइंट कर चुके हैं, एक बार ये बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में जो सीक्वेंस होता है कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ द नेम ऑफ द बैंक, एज ऑन डेट, स्केड्यूल नंबर एंड द अमाउंट। सबसे पहले हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज हेडिंग लिखनी है, उसमें स्केड्यूल नंबर 1 होता है हमारा शेयर कैपिटल, वो हमें क्लियरली बताया है, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरिंग, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है बैलेंस शीट का। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, 2 इज रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स इज 3, बोरिंग्स इज 4, अदर लायबिलिटीज इज 5। देन उसके बाद हम शो करते हैं एसेट्स, एसेट्स का सीक्वेंस भी आपको लर्न करना पड़ेगा। 6 इज कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, 7 is balance with bank and money at call in short notice, 8th is investments, 9th is advances, 10th is fixed assets, 11th is other assets। और उसके बाद नीचे शो होती हैं contingent liabilities, schedule 12 and bills for collection। ये ध्यान रखना है, ये कभी भी ऐड नहीं होती हैं, चाहे इनको स्केड्यूल दिया हुआ है 12 बट ये अलग से अमाउंट शो होती है, ये कभी भी ऐड नहीं होती। और बिल फॉर कलेक्शन अलग से फुटनोट है ये, क्योंकि ये सर्विस है बैंक की, इसीलिए ये भी ऐड नहीं की जाती। सो आपको अगर ये सीक्वेंस पता है तो उस सीक्वेंस में हमने अब अमाउंट लिखनी है। अब इसकी सारी कैलकुलेशंस नीचे वर्किंग नोट में होती है, जितना रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन होना है, डिपॉजिट्स ऐड होने हैं, तो एक एक करके हम स्केड्यूल देखते हैं। स्केड्यूल नंबर 1 है आपका कैपिटल, ये क्लियरली आपको बताया हुआ है शेयर कैपिटल 198 का। एक बारी बैलेंस शीट से देखते हैं जो हमें दी हुई है, सॉरी ट्रायल बैलेंस। शेयर कैपिटल है 198 इन लैक्स, तो ये शेयर कैपिटल हमने बना लिया नंबर 1। नंबर 2 सीक्वेंस है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स यानी कंपल्सरी रिजर्व्स, और उसके बाद हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो इधर शो हो। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले देखते हैं कि इस साल का रिजर्व एंड सरप्लस 231 जो है वो हमने कैसे क्रिएट करना है, यहाँ दिया हुआ है। अगर सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का बैलेंस कितना है 231, तो हमने ये पिक कर लिया 231। इसके अलावा जो पिछले साल का अभी बुक्स में डालना है वो है 25% ऑफ 150, तो ये रिजर्व्स में ऐड होगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है हमारी 231, 25% ऑफ 150, ये देखो मैंने यहाँ पर किया है, तो ये आया 37.5। ये हमने एडिशन करी क्योंकि ये पिछले साल स्टैट्यूटरी रिजर्व में डला नहीं था, इस साल डाल दिया, तो इस साल टोटल स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया 268.5। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही ऐड होता है। अब देखते हैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, वो ऑलरेडी हमें देखो ट्रायल बैलेंस में बताया हुआ है। इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड है क्योंकि सीधा बैलेंस शीट बनाने को बोला है, वो है 412। 412 हमने ये अमाउंट ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है ताकि आपको इमीडिएट पता लग जाए। पिछले साल का नेट प्रॉफिट 150 ऐड होना था प्रॉफिट एंड लॉस में से, लेकिन इस 150 में से तो हम माइनस करके रिजर्व एंड सरप्लस में डाल चुके हैं, तो ये माइनस करके करंट ईयर के प्रॉफिट में ये पिछले साल का प्रॉफिट डल गया बचा हुआ, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 524.5 एंड रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल आ जाएगा 793 इन लैक्स। नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स, ये तीनों के तीनों एज इट इज हमें दिए हुए हैं, ये हमने प्लस कर देने हैं यहाँ पे। एक बारी मैं फिर से दिखा देती हूँ कौन से डिपॉजिट्स की मैं बात कर रही हूँ। ये देखो फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, ये हमारे स्केड्यूल 3 में जाते हैं डिपॉजिट सारे। सी स्केड्यूल 3 इज डिपॉजिट्स, तो ये सारे हमने ऐड करे एंड ये अमाउंट लिख दी। स्केड्यूल 4 होता है हमारी बोरिंग्स, ये क्लियरली हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। स्केड्यूल 5 इज अदर लायबिलिटीज, ये भी ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बिल पेबल। स्केड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, ये भी क्लियरली कैश इन हैंड जितना है क्योंकि ये लिखा है कैश, एंड क्वेश्चन में क्लियरली बताया है बैलेंस विद आरबीआई। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों चीजें। ये देखो कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई, ये मैंने लिखा था स्केड्यूल 6 में जाता है, तो ये दोनों चीजें ऐड कर ली हमने स्केड्यूल 6 के अंडर।
और ये अमाउंट आ गया। शेड्यूल 7 होता है बैलेंस विद अदर बैंक्स, ये भी क्लियरली बताया हुआ है। मनी एट कॉल, ये क्लियरली डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में बताया होगा, दोनों टोटल करे, शेड्यूल 7 का अमाउंट आ गया। शेड्यूल 8 भी क्लियरली क्वेश्चन में बताया है, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड, वो ऐड कर ली। नाउ जो मेन पॉइंट है वो है शेड्यूल 9, एडवांसेस। अब एडवांसेस में हमने ए एंड बी पार्ट है, सिर्फ वर्किंग नोट्स इस तरह से दिखाने होते हैं, यानी बैंक कैलकुलेट करता है हमारे एडवांसेस कितने थे, उसमें से हमने कितने सिक्योर्ड रखे हुए हैं, बी पार्ट में वो दिखाते हैं। तो आपका जो ए पार्ट का बैलेंस फिगर अमाउंट आएगा टोटल, वो आपके बी के साथ मैच करना चाहिए, दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही है। बैंक अपना ये क्यों दिखाता है ऐसे, कि जितने उन्होंने एडवांस लोगों को दिखाए, उस एडवांस में से कितना उन्होंने सिक्योर्ड रखा हुआ है और कितना अनसिक्योर्ड रखा हुआ है, ये वो क्लियरली उनको डिस्क्लोज करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांसेस हमारे कौन कौन से थे। कैश क्रेडिट, टर्म लोन्स एंड करंट अकाउंट्स, ये सारे उनके एडवांसेस हैं। एक बार ये देखते हैं ट्रायल बैलेंस से। शेड्यूल 9 में हमने क्या क्या लिखा था, ये देखो, टर्म लोन्स डेबिट बैलेंस है, ये शेड्यूल 9 में जाना है। देन कैश क्रेडिट शेड्यूल 9 में डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट शेड्यूल 9 में डेबिट बैलेंस, ये तीनों चीजें हमने लिख ली शेड्यूल 9 के अंडर। तीनों लिख लिए हमने, कैश क्रेडिट, टर्म लोन्स एंड करंट अकाउंट। ये तीनों जब हमने प्लस करे तो हमारे पास ये टोटल आ गया। अब हम देखेंगे नीचे एडजस्टमेंट में कि कितना हमें बताया कि ये सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। नीचे एडजस्टमेंट्स में देखो, अब क्लियरली लिखा है 50% ऑफ द टर्म लोन्स जो है वो सिक्योर्ड है, एंड कैश क्रेडिट का 90% सिक्योर्ड है। मैं अभी सिर्फ सिक्योर्ड की बात कर रही हूँ। तो टर्म लोन्स 50% सिक्योर्ड है एंड 90% कैश क्रेडिट सिक्योर्ड है। तो पहले हम नीचे बनाएंगे सिक्योर्ड की कैटेगरी। तो सिक्योर्ड की कैटेगरी है 90% कैश क्रेडिट सिक्योर्ड है एंड 50% टर्म लोन। तो टर्म लोन की फिगर थी 792.88, उसका 50% सिक्योर्ड है, एंड कैश क्रेडिट की फिगर थी 812, उसका 90% सिक्योर्ड है। तो हमने ये फिगर निकाल दी, राइट। तो बाकी जो बैलेंस बचा 792, टर्म लोन्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, टर्म लोन हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। तो 50% जो उन्होंने सिक्योर्ड बताया, इसका मतलब वो एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। तो बाकी बैलेंस 50% इंप्लाइड है वो सिक्योर्ड बाय बैंक या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसमें। तो हमेशा टर्म लोन 100% सिक्योर्ड होते हैं। 50% उन्होंने बता दिए, तो 50% एज्यूम हम गवर्नमेंट गारंटी में डाल देंगे। तो ये अमाउंट आ गया। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कैटेगरी बताएंगे। अनसिक्योर्ड कैटेगरी है 10% ऑफ कैश क्रेडिट, वो अनसिक्योर्ड है, और करंट अकाउंट सारा का सारा हमेशा अनसिक्योर्ड होता है। करंट अकाउंट हमेशा अनसिक्योर्ड होता है। तो ये टोटल आ गया ये अमाउंट। जब हम इसको प्लस करेंगे, ये फिगर वही आएगी जो ऊपर एडवांसेस का टोटल आया। सो ये हमेशा हमने एडवांसेस ऐसे ही शो करने। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपको प्रेमिसेस कॉस्ट बताई है, नीचे डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है, माइनस कर दोगे तो ये फिगर्स जो है आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी। उसी तरह फिक्स एसेट्स की कॉस्ट बताई है, देन डेप्रिसिएशन बताई है, माइनस कर दोगे तो ये आपकी बैलेंस शीट में चली जानी है। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो प्लस करा है, ये चीज देखो कि ये हमने ऐसे वर्किंग क्यों दिखाई है। एक बार ट्रायल बैलेंस से देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये देखो, उन्होंने बोला है प्रेमिसेस एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये जो फिगर दी है वो डेप्रिसिएशन माइनस करके बताई हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन इक्यूमुलेटेड आपको नीचे भी बताई हुई है। इसका मतलब आपने ये एडजस्टमेंट्स करके दिखानी है। वो कैसे करी, 155 जो प्रेमिसेस था उसमें पहले एड बैक करी डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करके दिखाई। ये हमने एडजस्टमेंट दिखानी है कि तभी ये फिगर आई। बैलेंस शीट में तो यही फिगर जानी है क्योंकि ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करी हुई है। तो ये सिर्फ वर्किंग नोट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने ये ऐसे करके दिखाया, अदरवाइज तो डेप्रिसिएशन लेस हुई हुई है। उसके बाद हमने शेड्यूल 12 में जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज डाली वो प्लस कर देनी है। नाउ ये बैलेंस विद प्रॉफिट एंड लॉस, ये सीधा मैंने फिगर्स जो इधर आपकी बुक में कैलकुलेट करा हुआ है मैंने ऊपर लिख दी थी जब आपको ये मैंने समझाया प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हुआ। ये जो 412 प्लस 150 माइनस 37, मैंने जो यहाँ फिगर्स लिखी हैं वही वर्किंग नोट्स आपकी बुक में नीचे करे हुए हैं। 412 माइनस, है ना। तो चाहे आप ऐसे दिखा लो या फिर जैसे मैंने ऊपर करा है स्केड्यूल में वैसे भी कर सकते हो। नाउ ये वर्किंग नोट्स हैं जो बैंक नीचे
अपने वर्किंग नोट्स में दिखाता है, ये बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करके बैंक दिखाता है नीचे नोट्स में कि कितने उन्होंने कैश रिजर्व मेंटेन करने हैं। कैश रिजर्व आपको क्वेश्चन में बोला है 3% ऑफ द टाइम एंड टाइम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हम कहते हैं डिपॉजिट्स को, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, जितना आपका डिपॉजिट्स का स्केड्यूल 3 का टोटल आएगा उसको हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। ये फिगर आई, इसका 3% कैश रिजर्व इतना बन गया। एंड स्टैच्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है आपको 30%, तो ये भी 30% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है। 30% जब कैलकुलेट करा वो ये अमाउंट बन गया। तो ये आपने नीचे वर्किंग नोट्स में हमेशा कैलकुलेट करके बताने हैं। और ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया होगा कि कैश रिजर्व बैंक ने कितना मेंटेन करा है और एसएलआर कितना मेंटेन करा है। और ये हमेशा टोटल डिपॉजिट्स पे मेंटेन होता है, जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड टाइम liabilities. तो दिस इज हाउ वी डू द वर्किंग नोट्स ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपने बैलेंस शीट भी बनानी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है।